प्रिय छात्रों नमस्कार। आइए आज हम पढ़ेंगे गैल्वेनोमीटर धारा मापी। ठीक, पिछले क्लास में हमने एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल आघूर्ण का सिद्धांत, संरचना और उसके सूत्र को स्थापित किए थे। उसका वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 12th फिजिक्स का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। यह वीडियो के अंत में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उसे क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हम नए वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं गैल्वेनोमीटर होता क्या चीज़ है। गैल्वेनोमीटर, इसका देखिए एक और दूसरा नाम होता है धारा मापी। ठीक, धारा मापी स्पष्ट आपको दिख रहा है कि इसको हम दो पार्ट में तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, वो धारा प्लस मापी। क्या बनेगा, वो धारा प्लस मापी। ये इस तरह से होगा, धारा प्लस ये माप। ठीक, तो धारा, धारा मतलब क्या है, विद्युत धारा, और माप मतलब होता है मापना। तो हम इसका नॉर्मली परिभाषा, सिंपल से परिभाषा दे सकते हैं कि धारा के मापने का पता लगाया जाता है। धारा के मापन का पता लगाया जाता है, उसे कहते हैं हम धारा मापी। क्या कहते हैं, धारा मापी। मतलब किसी परिपथ में धारा प्रवाहित हो रहा है कि नहीं, उसकी उपस्थिति का पता लगाते हैं हम किसकी सहायता से, धारा मापी की सहायता से। तो इसे ही कहते हैं हम धारा मापी। नॉर्मली आप इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में जाते होंगे पंखा बनवाने, फ्रिज या कूलर बनवाने के लिए, तो वहाँ पे देखते होंगे कि जो मैकेनिक रहता है उसके पास एक गोल सा रहता है ऐसा, जिसमें क्या करता है, वो इस तरह से रहता है, वो इस तरह से। ठीक, यहाँ पे ऐसा, तो यहाँ पे क्या आता है, नंबर रहता है। ठीक, तो क्या करता है, वहाँ दो ठो तांबे का सुई रहता है। ठीक, उसको ऐसे टच करके देखता है तो उसमें क्या होता है, जो धारा रहता है वो कम ज़्यादा दिखाते रहता है। तो धारा मापी उसी को कहते हैं हम। ठीक, जो इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में मैकेनिक से लोग उपयोग करते हैं, तो धारा को मापने का काम करते हैं। ठीक, अब देखिए, पहले मैं आपको इसको अच्छे से समझा देता हूँ, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप लिखना कैसे है उस सबको मैं आपको लिखा दूंगा। और ठीक, और हो सके तो इस वीडियो लेक्चर का PDF फाइल फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल सकता है। तो ठीक, ये तो हुआ आपका धारा मापी। अब धारा मापी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है चल चुंबक धारा मापी। क्या होता है, चल चुंबक धारा मापी। ठीक, और दूसरा होता है चल कुंडली धारा मापी। चल कुंडली धारा मापी। ठीक, तो धारा मापी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है चल चुंबक धारा मापी और दूसरा होता है चल कुंडली धारा मापी। ध्यान दीजिए, इसके भी नाम से स्पष्ट है। चल मतलब क्या होता है, चलना मतलब विक्षेपित होना, और चुंबक मतलब हम जानते हैं तो जिसमें चुंबक चलता है मतलब विक्षेपित होता है। ठीक, जिसमें चुंबक विक्षेपित होता है और इसमें कुंडली नहीं है। ठीक, इसमें ऊपर में कुंडली नहीं है तो चुंबक विक्षेपित होता है और कुंडली स्थायी रहता है। ठीक, चुंबक विक्षेपित होता है और कुंडली स्थायी रहता है, उसे कहते हैं हम चल चुंबक धारा मापी। क्या कहते हैं, चल चुंबक धारा मापी। जैसे कि स्पर्शजय धारा मापी होते हैं, हेल्महोल्ट्ज़ धारा मापी होते हैं और अस्थैतिक धारा मापी होते हैं। ये तीनों धारा मापी भी चल चुंबक धारा मापी की तरह ही होते हैं। ठीक, अब चल चुंबक धारा मापी के बाद हम देखेंगे चल कुंडली धारा मापी। तो चल कुंडली धारा मापी, देखिए चल कुंडली मतलब कुंडली क्या होगा, इसमें कुंडली विक्षेपित होगा। तो वह धारा मापी जिसमें कुंडली विक्षेपित होती है और चुंबक स्थायी रहता है, उसे कहते हैं हम चल कुंडली धारा मापी। अब चल कुंडली धारा मापी भी दो प्रकार के होते हैं। ठीक, एक तो होता है निलंबित कुंडली धारा मापी। क्या होता है, निलंबित कुंडली धारा मापी। निलंबित कुंडली। और दूसरा होता है किलकित कुंडली। किलकित कुंडली या वेस्टर्न धारा मापी। किलकित कुंडली या वेस्टर्न धारा मापी। ठीक, तो चल कुंडली धारा मापी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है निलंबित कुंडली धारा मापी और दूसरा होता है किलकित कुंडली या वेस्टर्न कुंडली धारा मापी। तो आज हम पढ़ेंगे निलंबित कुंडली धारा मापी। तो ये जो चित्र बना है वो निलंबित कुंडली धारा मापी के लिए है, और किलकित कुंडली धारा मापी इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। उसका एक पार्ट मैं और बनाऊंगा, तो ये इसका फर्स्ट पार्ट रहेगा और सेकंड पार्ट में हम देखेंगे किलकित कुंडली धारा मापी या वेस्टर्न कुंडली धारा मापी को। ठीक, तो निलंबित कुंडली धारा मापी क्या होता है, देखिए। ठीक, ये है निलंबित कुंडली धारा मापी। तो इस प्रकार के धारा मापी को चुंबक के ध्रुव खंडों के मध्य, यह है हमारा चुंबक N और S,
ये ठीक, ये चुंबक का ध्रुवखंड है N और ये S है। तो इस प्रकार के धारामापी को चुंबक के ध्रुव खंडों के मध्य फास्फर ब्रांच की पत्ती, ये होती है फास्फर ब्रांच की पत्ती, ठीक, F को कहते हैं हम फास्फर ब्रांच की पत्ती। तो इस प्रकार के धारामापी को ध्रुव खंडों के मध्य फास्फर ब्रांच की पत्ती में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है और इसी को कहते हैं हम निलंबित कुंडली धारामापी। ठीक, इस तरह से होती है निलंबित कुंडली धारामापी। अब निलंबित कुंडली धारामापी के बारे में जानने के बाद हम देखते हैं कि ये कार्य किस तरह से होता है, किस किस चीज़ से मिलके ये बना होता है। ठीक, तो देखिए निलंबित कुंडली धारामापी में यहाँ पे एक आयताकार कुंडली होती है। ठीक, ये देखिए ए से दर्शाए हुए हैं हम, ये है एक आयताकार कुंडली। सी होता है वो क्रोड होता है, चुंबक का क्या होता है वो क्रोड होता है। तो ए को कहते हैं हम एक आयताकार कुंडली, सी को कहते हैं क्रोड। एन और एस ये क्या है, एक नाल चुंबक है और नाल चुंबक के मध्य में हम किसको रखे हैं, कुंडली को रखे हैं। ठीक, अब कुंडली को क्या करते हैं हम फास्फर ब्रांच की पत्ती की सहायता से लटका देते हैं और इसी के बीच में एम क्या है, एक वृत्तीय समतल दर्पण है, इसके बीच में हम एक समतल दर्पण लगा देते हैं। ठीक, ऊपर में एक मरोड़ी टोपी होता है, क्या होता है, एक मरोड़ी टोपी रहता है। अब मरोड़ी टोपी को हम एक सिरे से क्या करते हैं, T1 के साथ जोड़ देते हैं। T1 को कहते हैं संयोजक पेंच, क्या कहते हैं इसे, संयोजक पेंच कहते हैं। तो मरोड़ी टोपी को हम T1 के साथ जोड़ते हैं और यहाँ से कुंडली के साथ, कुंडली के नीचे में एक स्प्रिंग लगाते हैं, SP को कहते हैं हम स्प्रिंग, और स्प्रिंग को क्या करते हैं फिर यहाँ पे एक दूसरा संयोजक पेंच है T2, इसकी सहायता से जोड़ देते हैं। तो इन सभी को मिला के ये जो हमारा निलंबित कुंडली है वो बना हुआ है। ठीक, इसी को हम संरचना, कंस्ट्रक्शन, बनावट सभी में लिख सकते हैं। मैं आपको लिखाऊंगा, कैसे लिखना है उसको बताऊंगा। ठीक, अब देखिए ये कार्य किस तरह से करता है, इसका सिद्धांत किस तरह होता है। तो पिछले क्लास में हमने देखा था कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल आघूर्ण, ठीक, इस तरह से हम लिए थे। तो क्या होता है, जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हम धारा प्रवाहित करते हैं, क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, तो कुंडली क्या होती है, विक्षेपित होती है। उसके लिए हम इस तरह से चित्र बनाए थे, इस तरह से। ठीक, यहाँ से इस तरह से कुंडली क्या हुआ था, विक्षेपित हुआ था। थीटा कोण या फाई कोण लिए थे, तो उससे क्या होता है, कुंडली विक्षेपित होता है। तो जिस तरह से इसका सिद्धांत है उसी तरह का इसमें भी सिद्धांत होगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें आगे प्रोसेस और जाता है। देखिए कैसे। ठीक, इस चित्र को हम इसके माध्यम से भी समझ सकते हैं। ये इस चित्र का शॉर्ट चित्र है। ठीक, जैसे क्या करते हैं हम इसमें धारा प्रवाहित करते हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और इसमें क्या करते हैं हम ये धारा प्रवाहित करते हैं। जब धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली क्या होती है, विक्षेपित होती है, और कुंडली विक्षेपित होती है उसे क्या कहते हैं हम, विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं हम, विक्षेपक बल युग्म आघूर्ण होते हैं। जब कुंडली विक्षेपित होती है तो कुंडली को हम स्प्रिंग के माध्यम से जुड़े हुए हैं, देखिए जुड़ा है ना स्प्रिंग के माध्यम से। तो कुंडली विक्षेपित होता है, तो कुंडली जब विक्षेपित होते हैं तो फास्फर ब्रांच की पत्ती, ये है हमारा फास्फर ब्रांच की पत्ती, तो इसमें क्या होती है, ऐंठन उत्पन्न होती है। ठीक, तो ऐंठन जो उत्पन्न होती है वो किस में होती है, स्प्रिंग में भी होती है। तो कुंडली मान लीजिए आपका इस तरह से विक्षेपित हो रहा है, कुंडली क्या हो रहा है, मान लीजिए आपका इस तरह से विक्षेपित हो रहा है, तो उसके विपरीत दिशा में स्प्रिंग इधर विक्षेपित होगा। मतलब स्प्रिंग तना हुआ है तो स्प्रिंग खींचेगा ना। मान लीजिए ये कुंडली है, यदि वो इस दिशा में विक्षेपित होता है, ठीक, ये कुंडली है उस दिशा में विक्षेपित होता है, तो स्प्रिंग पर तनाव बल लगेगा। ठीक, स्प्रिंग क्या होगा, तनेगा ना। तो कितना तनेगा वो, ठीक, मान लीजिए स्प्रिंग जितना फैलना है इतना फैल जाएगा, लेकिन एक समय के आने के बाद स्प्रिंग के फैलने की जो स्थिति है वो रुक जाएगा। तो उस स्थिति में क्या होगा, विक्षेपक बल युग्म आघूर्ण और ऐंठन बल युग्म आघूर्ण दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। जब आपस में बराबर होंगे तो कुंडली संतुलित अवस्था में आके रुक जाएगा। इस तरह से ये चित्र क्या करता है, हमारा कार्य करता है। ठीक, इसी को हम सिद्धांत में भी लिख सकते हैं और इसी को कार्यविधि में भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं व्यंजक। तो व्यंजक को बताने से पूर्व मैं आपको इसके सभी चीज़ को लिखा देता हूँ। तो सबसे पहले लिखेंगे हम परिभाषा। ठीक, इन सभी चीज़ को मैं मिटा रहा हूँ चित्र को छोड़ के। ठीक, तो चलिए लिखेंगे सबसे पहले धारामापी का परिभाषा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे परिभाषा, ये यहाँ पे, ठीक, इस लाइन में। तो परिभाषा क्या होगा, धारामापी वह उपकरण है जिसकी सहायता से किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा की उपस्थिति का पता लगाया जाता है या उसका मापन किया जाता है। ठीक, परिभाषा लिखने के बाद उसके जस्ट नीचे लाइन में लिखेंगे। ठीक, इसको मिटा के मैं लिख देता हूँ। धारामापी दो प्रकार के होते हैं। धारामापी दो प्रकार के होते हैं।
दो प्रकार के होते हैं। ठीक, पहला चल चुंबक धारामापी, चल चुंबक धारामापी। दूसरा चल कुंडली धारामापी, चल कुंडली धारामापी। ठीक, तो सबसे पहले आप लिखेंगे चल चुंबक धारामापी का परिभाषा। ठीक, तो चलिए लिखिए चल चुंबक धारामापी का परिभाषा। चल चुंबक धारामापी में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कुंडली स्थिर रहता है और चुंबक विक्षेपित होता है। स्पर्शज्य धारामापी, हेल्महोल्ट्ज़ धारामापी, अस्थैतिक धारामापी आदि इसी प्रकार के धारामापी हैं। उसके बाद इसका परिभाषा लिखने के बाद चल कुंडली धारामापी का परिभाषा लिखेंगे। तो चल कुंडली धारामापी का परिभाषा चलिए लिखिए। इस प्रकार के धारामापी में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चुंबक स्थिर रहती है, कुंडली विक्षेपित होती है। परिभाषा लिखने के बाद आप नीचे लाइन में लिखेंगे चल कुंडली धारामापी दो प्रकार के होते हैं। ठीक, पहला होता है निलंबित कुंडली धारामापी। क्या होती है? निलंबित कुंडली धारामापी। अब सेकंड में लिख सकते हो आप किलकित कुंडली धारामापी या वेस्टर्न धारामापी, लेकिन आज हम पढ़ेंगे सिर्फ निलंबित कुंडली धारामापी। तो इसका परिभाषा लिखेंगे, फिर परिभाषा लिखने के बाद ठीक इसका क्या लिखेंगे हम? संरचना। तो चलिए निलंबित कुंडली धारामापी का परिभाषा लिखिए यहाँ पे आप। इस प्रकार के धारामापी में कुंडली को फास्फर ब्रांच की पत्ती की सहायता से चुंबक के ध्रुव खंडों के मध्य लटकाया जाता है। ठीक, ये हुआ इसका परिभाषा। परिभाषा के बाद देखेंगे हम इसका बनावट, मतलब ये किससे किससे मिलके बना हुआ है। ठीक, तो बनावट लिखेंगे। बनावट मैं आपको लिखा देता हूँ। ठीक, तो बनावट में हम ज़्यादा लंबा नहीं लिखेंगे, जो चीज़ का उपयोग करें उसी के बारे में सिर्फ हम आपको बताएंगे। तो पहला है आपका ए को क्या कहते हैं हम? ए को कहते हैं आयताकार कुंडली। ठीक, ये क्या है? एक आयताकार कुंडली है, आयताकार कुंडली। ठीक, ए के बाद यहाँ पे देखिए एन और एस है, तो एन एस को क्या कहेंगे हम? एन और ये एस। एन एस है स्थायी नाल चुंबक, स्थायी नाल चुंबक। एन एस के बाद सी के बारे में लिख लेते हैं। सी को कहते हैं नर्म लोहे का क्रूड, नर्म लोहे का क्रूड। ठीक, सी के बाद देखिए ए हो गया, एन एस हो गया, सी हो गया। एम के बारे में बताइए, क्रमशः चलेंगे। तो एम को कहते हैं हम वृत्तीय समतल दर्पण, वृत्तीय समतल दर्पण। ठीक, एम के बाद हम पहुंचेंगे एफ में। एफ को कहते हैं फास्फर ब्रांज की पतली पत्ती। ठीक, एफ को कहते हैं फास्फर ब्रांच की पतली पत्ती। एफ के बाद देखिए एच को कहते हैं मरोड़ टोपी, एच को कहते हैं मरोड़ी टोपी, मरोड़ी टोपी। एच के बाद फिर आप स्प्रिंग के बारे में लिख लीजिए। तो एस पी क्या है हमारा? एस पी को कहते हैं स्प्रिंग, स्प्रिंग। ठीक, अब क्या बचा हमारा? T1 और T2। तो T1 व T2 है संयोजक पेंच, संयोजक पेंच। तो इन सभी को मिला के, इन सभी से क्या है हमारा जो निलंबित कुंडली धारामापी है वो बना हुआ है। तो बनावट में आप इस पूरे को लिख सकते हैं। ठीक, बनावट के बाद लिखेंगे हम सिद्धांत। तो यहाँ पे बनावट लिखने के बाद आप नीचे लाइन से लिखेंगे सिद्धांत। तो सिद्धांत को मैं ठीक, तो सिद्धांत आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। जो मैं आपको बताया हूँ उसी को मैं स्क्रीन पे आपको लिख के दे देता हूँ। ठीक, तो अब मैं इसको मिटा देता हूँ। इसके बाद देखेंगे हम इसका सूत्र। क्या देखेंगे? सूत्र देखेंगे।
ठीक, अब सिद्धांत लिखने के बाद हम इसके सूत्र की स्थापना करते हैं। तो सूत्र की स्थापना करेंगे, सूत्र। ठीक, तो सूत्र में क्या है देखिए, पिछले क्लास में हम विक्षेपक बल आघूर्ण का व्यंजक निकाले थे। क्या निकाले थे? NIAB साइन थीटा। थीटा का वैल्यू क्या लेते थे हम? 90 डिग्री। तो साइन 90 होता था, फिर उसका वैल्यू क्या होता था? 1। तो विक्षेपक बल आघूर्ण से हम स्टार्ट करेंगे। विक्षेपक बल आघूर्ण, विक्षेपक बल आघूर्ण क्या होगा? ये होगा NIAB। इसे दे देते हैं हम समीकरण 1। ठीक, जहाँ पे n क्या होती है? कुंडली में फेरों की संख्या, I को कहते हैं प्रवाहित धारा, A है क्षेत्रफल और B को कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ हम लिख भी सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया विक्षेपक बल आघूर्ण NIAB। तो ये हो गया विक्षेपक बल आघूर्ण NIAB। अब कुंडली विक्षेपित होता है, तो विक्षेपित होता है तो हम पढ़े थे कि वो क्या करता था? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए विक्षेपित होता है। इस तरह से कुंडली रखा होता है, तो इसमें क्या होगा? वो फाई कोण बना के विक्षेपित होगा। क्या होगा? फाई कोण से विक्षेपित होता है। तो उसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यदि कुंडली का विक्षेप, कुंडली का विक्षेप फाई हो तो, ठीक, यदि कुंडली का विक्षेप फाई होगा तो इसमें क्या लगेगा? ऐंठन बल आघूर्ण होगा। ठीक, तो ऐंठन बल आघूर्ण, तब ऐंठन बल आघूर्ण, ऐंठन बल आघूर्ण। ठीक, ऐंठन बल आघूर्ण, एक ऐंठन बल आघूर्ण होगा K फाई। ठीक, अब उसकी विपरीत दिशा में है तो यहाँ आप माइनस से भी उसको दर्शा सकते हो। तो ऐंठन बल आघूर्ण होगा K फाई, जहाँ हम K को कहते हैं, जहाँ K इक्वल टू एकांक ऐंठन का बल आघूर्ण। ठीक, एकांक ऐंठन का बल आघूर्ण कहते हैं हम K को। ठीक, और फाई क्या है? कुंडली का विक्षेप है, तो दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा? वो ऐंठन बल आघूर्ण हो जाएगा K फाई। अब ध्यान दीजिए, ये विक्षेपक बल आघूर्ण है और ये क्या है? ऐंठन बल आघूर्ण है। तो ये दोनों कब बराबर होते हैं? ठीक, मतलब ये समझिए स्प्रिंग का क्या है? बल आघूर्ण है, और यह है हमारा कुंडली का। तो दोनों कब बराबर होंगे? जब दोनों संतुलन की स्थिति में होंगे, अर्थात ये इधर जाएगा तो ये इधर खींचेगा उसको। तो संतुलन की स्थिति में दोनों बल आघूर्ण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। तो इसको हम फिर लिख सकते हैं यहाँ पे, संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में दोनों बल आघूर्ण क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। तो समीकरण 1 व 2 से, तो ये एक बल आघूर्ण है NIAB, तो ये होगा NIAB। ठीक, दूसरा बल आघूर्ण है हमारा ऐंठन बल आघूर्ण K फाई। अब यहाँ से NAB दोनों को पक्षांतर करते हैं तो I इक्वल टू मिलेगा हमें K अपॉन I को छोड़ेंगे तो NAAB होगा, NAB, और ये होगा फाई। अब इस पूरे को क्या करूँगा मैं? धारामापी नियतांक G के बराबर में लिखूँगा। तो ये होगा I इक्वल टू G इंटू फाई। ठीक, क्या होगा? G इंटू फाई। इसे दे देता हूँ मैं समीकरण 1। ठीक, थोड़ा सा बचा हुआ है, इस चित्र को मिटा देता हूँ, नीचे वाले चित्र को मैं। तो इसको हम लिख सकते हैं G के बराबर में जो माने हैं उसको लिख सकते हैं। तो इसको करके लिख सकते हैं, जहाँ G इक्वल टू क्या माने हैं हम? K अपॉन NAB, K अपॉन NAB। ये क्या है? एक नियतांक है, एक नियतांक है जिसे धारामापी नियतांक कहते हैं। G को क्या कहते हैं हम? धारामापी, क्या कहते हैं? इसे हम धारामापी नियतांक कहते हैं। अब समीकरण 1 से हम क्या करेंगे? इस नियतांक को हटाएंगे। जब नियतांक को हटाते हैं तो वहाँ पे क्या लगता है? एक अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगता है। तो G को हटाएंगे, यहाँ लिख सकते हैं हम समीकरण, अच्छा समीकरण 2, इसको समीकरण 3 देना पड़ेगा। समीकरण 3 से, समीकरण 3 से क्या होगा? I अनुक्रमानुपाती फाई, I अनुक्रमानुपाती फाई। ठीक,
तो यहाँ तक व्यंजक आप स्थापित करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फाई को क्या कहते हैं हम, कुंडली का विक्षेप कहते हैं, और आई को कहते हैं कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक, क्या लिख सकते हो, चलिए लिखेंगे, अर्थात चल कुंडली धारामापी में बहने वाली धारा आई कुंडली के विक्षेप फाई के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक, तो इस तरह से हमारा आज का क्लास कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम कि लिखित कुंडली धारामापी या वेस्टर्न धारामापी। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड लोगों को शेयर भी कर दीजिए, और एक छोटा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।